स्वागत है आज की वीडियो में, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आईआर के 5 सवाल को यहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से और कुछ सवाल होंगे प्लेसेस इन न्यूज़ेस में से। ऑलराइट, सो देयरफॉर दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करके प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका क्या सही स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये प्रीमिक्स इनिशिएटिव को आई होप आप डेली इन वीडियोस को आप एक्सेस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे हैं डिलिजेंटली। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। IAEA के बारे में पूछा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये पता लगाना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स को देखो, ध्यान से देखो और यहां पे पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, टेक इट इजी। अब सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। IAEA क्या ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की? नहीं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। सही आंसर क्या है? 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। राइट, पहला स्टेटमेंट है IAEA अपने आप में एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्पेशल रिश्ता है, स्पेशल रिलेशनशिप एग्रीमेंट है यूएन के साथ एंड इट इज पार्ट ऑफ द कोट एंड कोट यूएन फैमिली। लेकिन ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, जैसे कि WHO है या ILO है। राइट, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। IAEA अपने आप में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका खुद का स्टैचू है विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टैचू इन 1957, लेकिन इसका स्पेशल रिलेशनशिप है। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि IAEA एनुअल रिपोर्ट UNGA को सबमिट करता है एंड जहां पे अप्रोप्रिएट अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो UNSC को भी बताया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट को बिल्कुल सही है। IAEA का जो डायरेक्टर जनरल है वो एक एनुअल रिपोर्ट देता है, सामने रखता है UNGA के, और देन उसमें सारा का सारा जो है चिट्ठा दिया जाता है कि कितने सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंटेशन किया है, नॉन NPT और NP स्टेट्स ने कितना इंप्लीमेंटेशन रखा है सेफगार्ड्स के साथ, क्या टेक्निकल कोऑपरेशन रही है, न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर कंप्लायंसेस के बारे एक्सेट्रा। और अंडर इट स्टैचू, अंडर आर्टिकल 12C, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैन रिपोर्ट सेफगार्ड्स नॉन कंप्लायंस टू द UNSC एंड ऑल्सो टू द UNGA। तो बात को समझो, सेकंड स्टेटमेंट में यह कहा गया था कि जो IAEA का डायरेक्टर जनरल है वो सब अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है दे रहा है UNGA को, और जहां पे लगता है IAEA के डायरेक्टर को, वो आगे ये भी बता सकता है UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड UNGA को कि भैया कुछ कंट्रीज जो हैं वो कंप्लायंस नहीं रख रही हैं एज फार एज द सेफगार्ड्स एग्रीमेंट इज कंसर्न्ड और द न्यूक्लियर कंप्लायंस इज कंसर्न्ड। ऑलराइट, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, ये सही है। IAEA ऑपरेट करता है एक इंटरनेशनल LEU बैंक एट द उल्बा मेटलर्जिकल प्लांट विच इज इन कजाकिस्तान, जैसे भी आप इसको बोलना चाहें। तो ये लास्ट रिजॉर्ट लो इनरिच यूरेनियम है, सप्लाई ऑफ लास्ट रिजॉर्ट LEU यानी कि लो इनरिच यूरेनियम है फॉर दोज मेंबर स्टेट्स फेसिंग मार्केट डिस्ट्रप्शन, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिल सके कि पीसफुल न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कैसे करना है विदाउट हैविंग एनी इंटेंशंस ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये उन मेंबर स्टेट्स को मौका दिया जाता है जो कि लो इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके पावर जनरेशन के लिए यूज करना चाहते हैं यूरेनियम को। तो ये कजाकिस्तान में है। ये जो स्टॉक पाइल है दिस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द IAEA। कजाकिस्तान इस फैसिलिटी को होस्ट करता है अंडर अ होस्ट स्टेट एग्रीमेंट। राइट, और सारे के सारे जो बंदोबस्त है, अरेंजमेंट्स है, बहुत टाइटली रेगुलेटेड है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। IAEA का मैंडेट क्या है? IAEA का मैंडेट है वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था? स्टेटमेंट में कहा गया था कि IAEA इंपोज कर सकता है बाइंडिंग सैंक्शंस ऑन द स्टेट्स जो कि नॉन कंप्लायंट है विद द सेफगार्ड्स। देखो, IAEA रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, वेरीफाई कर सकता है कि क्या कंप्लायंसेस मेंबर स्टेट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन सैंक्शन करने का काम UNSC का है। सैंक्शन करने का काम UNSC का है। कौन सैंक्शन कर सकता है? UNSC। बाइंडिंग सैंक्शंस UNSC के हैं, वो चैप्टर 7 में आ जाता है ऑफ दिस IAEA स्टैचू। या इंडिविजुअल स्टेट्स या रीजन्स, या फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं। IAEA अपने आप में कोई सैंक्शन इंपोज नहीं कर सकता। देन फिफ्थ स्टेटमेंट था कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट्स कैन बी कंक्लूडेड ओनली विद द NPT स्टेट पार्टीज। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे ना थोड़ा सा फाइन लाइन को पढ़ो। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट जो है वो दे आर अप्लाई टू ऑल न्यूक्लियर मटेरियल इन ऑल पीसफुल एक्टिविटीज, चाहे वो स्टैंडर्ड है फॉर द NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और फॉर द NPT नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ऑलराइट, देन एक एडिशनल प्रोटोकॉल है जो कि ब्रॉडर एक्सेस ऐड करता है। देन वॉलंटरी ऑफर एग्रीमेंट्स हैं जो कि NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए होता है, यानी कि कुछ सर्टेन फैसिलिटीज टू सेफगार्ड्स
नॉट पर से कॉम्प्रिहेंसिव। देन आइटम यानी कि आइटम स्पेसिफिक, फैसिलिटी स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, ठीक है। हम एनपीटी में नहीं है, लेकिन हमने भी स्पेशल सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन करा है विद द IAEA। So IAEA can and does enter safeguards agreements with non-NPT states as well। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ना एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट की बात करी गई है। सो सेफगार्ड एग्रीमेंट जो है वो डेफिनेटली non-NPT स्टेट्स के साथ भी बनाया जा सकता है। Concept of the comprehensive safeguard agreement is applicable only to the non-nuclear weapon states party to the NPT। non-nuclear weapon states। अब देखो, अब एनपीटी स्टेट पार्टीज में तो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स भी आ जाती हैं। एनपीटी क्या कहता है कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, और बाकी सबको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत एम्बिगुअस है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इस करके इसको मैं करेक्ट नहीं मान सकता हूं, इनकरेक्ट मानूंगा। ठीक है, इंडिया ने कंक्लूड करा है इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स एग्रीमेंट विद द IAEA और साइन करा है, और एक प्रोटोकॉल भी रैटिफाई करा है जो एडिशनल प्रोटोकॉल है विद द IAEA। सो देयरफॉर ये पांचों स्टेटमेंट में से 2 ही सही हैं। याद रहे, कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट एप्लीकेबल है टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पार्टी टू द एनपीटी। केवल ये कहना कि ओनली द मेंबर्स ऑफ द एनपीटी, वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट बताओ। बागराम एयरबेस न्यूज में था, कहां पे है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स, ये अफगानिस्तान में है, ये बहुत इजी है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि बैड थिंग्स विल हैपन टू अफगानिस्तान, टू तालिबान। अगर अफगानिस्तान यानी कि तालिबान, अब क्योंकि तालिबान संभाल रहे हैं अफगानिस्तान को, अगर वो बागराम एयरबेस को वापस नहीं देते हैं, ठीक है। ट्रंप ने पहले भी ये कहा था, मई ऑफ 2025 में, अभी कुछ महीने पहले कहा था दैट कि वो फिर से यूएस प्रेजेंस को बागराम एयरबेस में एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि चाइना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अपनी बना रहा है दैट इज वेरी क्लोज टू बागराम, ऑल्दो इट इज अराउंड 2000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बागराम। एंड ये भी आपको बता दूं कि ये जो बागराम एयरबेस है ये अमेरिका ने नहीं बनाई है, ये सोवियत यूनियन ने बनाई है बैक इन 1959। ठीक है, मैं इसके बारे बैक इन द 1950s, सॉरी 1959 नहीं बट बैक इन द 1950s, मैं बागराम एयरबेस को लेके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो हमारा लाइक टॉपिक ओरिएंटेड सेशन होता है, फ्यू मिनट सीरीज जिसको हम कहते हैं, तो उसको लेके एक सेशन आएगा, वो आएगा फ्राइडे को दोपहर को 12 बजे, तो उस सेशन को जरूर देखना। बागराम एयरबेस तो आपको पता हो अफगानिस्तान में है। ट्रंप का ये कहना है कि भैया ये बागराम एयरबेस में ऑक्यूपाई करना चाहता हूं फिर से। अब आपको पता है कि 2021 में जब अमेरिका ने विड्रॉल करा, अब ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द अमेरिकन ट्रूप्स बैक इन अफगानिस्तान वुड हैव बीन मच मोर, राइट। और ये तो जो विड्रॉल अग्रीमेंट है, चलो बेशक जो बाइडेन के टाइम पे वो विड्रॉल हुआ था, लेकिन दोहा अकॉर्ड के टाइम पे तो डोनाल्ड ट्रंप ही बैठे थे 2019-20 में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की इंटेंशन नहीं है कि वो अफगानिस्तान में बैठा रहे। तो अमेरिका ने जो इमेच्योर विड्रॉल करा, इमेच्योर विड्रॉल के बाद तो बागराम एयरबेस से भी यूएस ट्रूप्स निकले थे। अब अमेरिका का ये कहना कि बागराम एयरबेस पे फिर से हम अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो भैया आप ही विड्रॉ करे थे वहां से, आप ही ने विड्रॉ किया था वहां से, तो पहले सोचते। अब आप अपने ट्रूप्स को क्यों छोड़ के जाएंगे? अगर आप अपने ट्रूप्स को छोड़ के जाएंगे तालिबान के हाथ में, तो मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात हुई ना। सो देयरफॉर अब बागराम एयरबेस फिर से अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, बिकॉज अपेरेंटली से 2000 किलोमीटर की दूर पे चाइना की अपेरेंटली न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और दैट्स व्हाई टू कीप अ वॉच एंड टू कीप एन एक्टिव यूएस प्रेजेंस ऑन अफगानिस्तान सोइल, अमेरिका की कोशिश है टू रीऑक्यूपाई दिस बेस, अदरवाइज बैड थिंग्स विल हैपन, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डराने के लिए। थर्ड क्वेश्चन ILO से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को नजर मारे, 3 स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं। आपको लगेगा कि बहुत स्पेसिफिकली चीजें यहां पे करी गई हैं, डेलिबरेटली क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। बात को समझो, ऑब्जेक्टिव यहां पे नॉलेज लेना है, ऑब्जेक्टिव यहां पे अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डालना भी है। प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत काम आते हैं, IR में, मेंस में IR का थोड़ा एनालिटिकल मोड आ जाता है, थोड़ा सा आपका सिर्फ फैक्ट्स नहीं बट एनालिसिस आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन यहां पे फैक्ट्स बहुत काम आएंगे आपको। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए आपको क्या सही लग रहा है। देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये UN की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट। ILO इनफैक्ट 1919 में जब लीग ऑफ नेशंस था तभी भी ILO था। ILO कंटिन्यू टू बी देयर इन 1946 जब यूनाइटेड नेशन बना। ये भी सही है, हर एक मेंबर स्टेट के 4 डेलीगेट्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट, 1 एम्प्लॉयर, 1 वर्कर, जो कि इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं। ऑलराइट, 2022 में ILO ने रिकॉग्नाइज करा सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो ILO की कमिटी होती है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, CEACR, वो बाइंडिंग ट्रेड सैंक्शंस नहीं डालती है, ठीक है।
वो बाइंडिंग ट्रेड सैंक्शंस नहीं डालती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। 2022 में आईएलओ ने ऐड किया एक सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट का अमेंडमेंट टू द 5 प्रिंसिपल्स, टू द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि रिकॉग्नाइज करे गए हैं एट एज राइट टू वर्क अंडर द एजेस ऑफ आईएलओ। और जो थर्ड स्टेटमेंट है CEACR, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स विद इन द आईएलओ, ये एक सुपरवाइजरी नॉन जुडिशियल बॉडी है, ये सैंक्शन नहीं कर सकती है। इंडिपेंडेंट टेक्निकल सुपरवाइजरी बॉडी है ऑफ द आईएलओ, जो कि रिव्यू करती है कि कैसे मेंबर स्टेट्स अप्लाई करेंगे आईएलओ कन्वेंशंस को, रिकमेंडेशंस को। इसमें इंडिपेंडेंट लीगल और लेबर एक्सपर्ट्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द आईएलओ गवर्निंग बॉडी एंड दे सर्व इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कि आईएलओ की 1998 डिक्लेरेशन में स्थापित करे गए थे। अब जो एक अमेंड करा गया है 2022 में, जो कि 5वां प्रिंसिपल है सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इससे पहले 4 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स of forced or compulsory labor. Number 3, effective abolition of child labor. And number 4, elimination of discrimination in respect to employment and occupation. तो ये 5वां है safe and healthy working environment. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, UNGA की बात हो रही है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पॉज करो। पहला स्टेटमेंट, under Article 17 of the UN Charter, decisions of the General Assembly on the appointment of the organization's expenses create legal obligations for all member states. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, जनरल असेंबली कैन एडमिट अ स्टेट टू यूएन मेंबरशिप बाय 2/3 मेजॉरिटी इवन विदाउट सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन, ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3, अंडर रेजोल्यूशन 377A यूनाइटिंग फॉर पीस, जनरल असेंबली रेकमेंड कर सकता है collective measures including the use of armed force जब Security Council is failing to act due to lack of unanimity within the Security Council। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, तो 1st and 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर स्टेट टू यूएन 2/3 मेजॉरिटी तो रिक्वायर करता ही है, जनरल असेंबली का करता ही है, लेकिन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी नया मेंबर स्टेट ऐड नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 सही है, यूनाइटिंग फॉर पीस प्रिंसिपल परमिट करता है जनरल असेंबली को, तो एक आप इमरजेंसी स्पेशल सेशन को कन्वीन कर सकते हैं और कलेक्टिव मेजर्स को रेकमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिफेंड द कंट्री, अगर SC यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल नॉट द सुप्रीम कोर्ट इज पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ द वीटो, बिकॉज ऑफ द P5 वीटो डेडलॉक। लास्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, एल फिशर व्हिच वाज रिसेंटली इज न्यूज इन लोकेटेड इन। अब देखो यहां पे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग भी टेस्ट हो रहा है कि कितना एक्टिवली आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। 40 से 45 मिनट न्यूज़पेपर रीड हर किसी बच्चे ने करना है एवरीडे, चाहे आप किसी मर्जी इंस्टीट्यूट की मैगजीन या वीडियोस या एडिटोरियल सेशन देखते हैं, पढ़ना जरूर है हर एक बच्चे ने 40 से 45 मिनट। इसका सही आंसर है सुदान। अल फशर कैपिटल है नॉर्थ दरफूर स्टेट का सुदान में, ठीक है। अल फशर लास्ट मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑफ द सुदान मिलिट्री। आपको पता है कि 2023 से सिविल वॉर है सुदान में, जहां पे एक तरफ सुदान की आर्मी है और दूसरी तरफ रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है सुदान की। इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर है ओवर द कंट्रोल। पहले सुदान में कू हुआ, दोनों ने साथ में मिलकर मिलिट्री कू किया 2019 में, सुदान की आर्मी ने और रैपिड सिक्योरिटी फोर्स ने। देन बाद में 2023 में आपस में ही झड़प हो गई कि भैया कौन ज्यादा सिकंदर है, कौन किसको संभालेगा, कौन एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो दरफूर रीजन में बहुत ज्यादा कंट्रोल RSF का, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स का है। इसके हेड कौन है? मोहम्मद हेमती दगालो, ऑलराइट। एंड यहां पे दरफूर रीजन के जो नदन पार्ट में आता है एल फिशर, जहां पे सुदान की आर्मी का कंट्रोल है। सो जैसे खार्तूम जो कि सुदान का कैपिटल है, वहां पे किसका कंट्रोल है? सुदान की आर्मी का। दरफूर आपको यहां पे मैप में दिखाता हूं, यार दरफूर यहां पे आता है आपका अल फिशर। यहां पे यानी कि दरफूर के कुछ हिस्से में सुदान की आर्मी का कंट्रोल है, लेकिन ज्यादातर दरफूर में किसका कंट्रोल है? रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो कि पैरामिलिट्री एक फोर्स है सुदान की। 2003 में बहुत मैसिव वॉर हुआ था सुदान में, दरफूर में जेनोसाइड हुआ था। इनफैक्ट एज वी टॉक ये भी आपको बताना चाहूंगा कि यूनिसेफ ने ये भी कहा है कि पिछले मोर देन 1.5 ईयर से एल फिशर, द सीज ऑफ एल फिशर इन सुदान्स नॉर्थ दरफूर हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ चाइल्ड सफरिंग। ऑलराइट, एटलीस्ट 6 लाख पीपल एंड हाफ ऑफ देम चिल्ड्रन
More than 3 lakh of them being children. They have been forced to flee El Fasher and the surrounding camps in the recent months amidst the ongoing siege because जो paramilitary है RSF, they want to occupy this last bastion which is with the hands which is in the hands of the Sudan army. Alright, so दोस्तों ये 5 सवाल थे, क्या स्कोर था कमेंट में बताओ। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, फैक्ट्स एंड एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है प्री के लिए, मेंस के लिए, सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। 30 आवर का कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। प्लीज इस कोर्स में एनरोल करें एंड इस कोर्स में एनरोल करने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। आपके सामने कूपन कोड है जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।